हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। सर क्या कर रहे थे हम? सर हम यहाँ पे कर रहे थे हमने 8 चैप्टर तक फिनिश कर लिया था, यानी 8 चैप्टर में हमने क्वेश्चंस लगाए थे, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, फॉर्मूले सीखे थे, बहुत सारी चीज़ें किया था हमने 8 चैप्टर में। मैं बेसिकली अभी आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने 8 चैप्टर यानी 7 और 8 अगर दोनों नहीं देखा है तो इस 9th को थोड़ा सा, अगर इमरजेंसी नहीं है यानी कि अगर यही पर्टिकुलर चैप्टर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप पहले उन 2 चैप्टर्स को समझे फिर इस चैप्टर को समझो। अगर सिर्फ यही चैप्टर आ रहा है एग्जाम में और आप लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हो तो ठीक है, फिर पढ़ लो जितना ग्रैब कर सकते हो, लेकिन अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए बेटर होगा अगर आप 7, 8 फिर 9th को देखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें से रिलेट होती हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 चैप्टर। सर 9 चैप्टर में क्या है पहले देखते हैं। 9 चैप्टर का नाम क्या है? सर 9 चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। एक्सेस और डेफिसिट, ये 2 वर्ड को समझते हैं पहले। एक्सेस होता है कब किसी चीज़ को ज़्यादा हो जाना, एक्सेस बोलते हैं ना कई बार अपने दोस्तों को, बेटा एक्सेस हो रहा है आज, या दोस्तों को आप ऐसे बोलते हो भाई एक्सेस हो गया, इससे ज़्यादा मत बोलियो। एक्सेस, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेस हो जाता है। वेयर डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट बना है वर्ड डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी मतलब क्या था? कमी। बोलते हैं ना आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? डेफिसिट डिमांड, यानी किसी चीज का कमी हो जाना। ठीक है, कोई चीज ज्यादा है तो एक्सेस, कोई चीज कम है तो डेफिसिट है। अब यही इस चैप्टर में है, एक्सेस डिमांड जब डिमांड ज्यादा है, डेफिसिट डिमांड जब डिमांड कम है। अब इस चैप्टर को हमें समझना है। अच्छा, इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो आपको पता है कि चाहे मैं कितना भी अपना स्टाइल लगाऊं बट मैं पढ़ाऊंगा एट द एंड बुक से ही। ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि बुक में ना कुछ कई बारी चीज़ें मुझे सेग्रीगेटेड वे में, अरेंज्ड वे में नहीं लगती है, इसी के लिए मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बट हाँ मैं कंप्लीटली इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप बुक खोल के भी पढ़ोगे ना तो जो चीज़ें मैं करवाऊंगा वो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। चलिए आइए अपने बोर्ड पर चलते हैं। ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड। चलो नाउ सबसे पहले तो हम सर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड इन दोनों के लिए एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है सर, इसी वे में समझेंगे कि दोनों को एट द सेम टाइम समझे। बुक में क्या है, पहले एक्सेस डिमांड समझाता है फिर डेफिसिट डिमांड समझाता है, बट मैं कोशिश करूंगा दोनों सेम पैरामीटर्स पे आप समझो ताकि दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड में पूछा जाता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का डिफरेंस, तो डिफरेंस के वे में ही पढ़ते हैं ना सर, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। समझो, पहले करते हैं एक्सेस डिमांड, फिर करते हैं डेफिसिट डिमांड, दूसरा है डेफिसिट डिमांड। और क्लास के बीच में आपके कन्हैया सर, सानू सर का कॉल आया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट बस मैं उनसे पूछ लूं। आपके सानू सर अकाउंट्स वाले काफ़ी परेशान रहते हैं तो पूछ लेता हूं। ओके, ही इज़ बिजी नाउ। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड सर हमने अलग अलग कर लिया इसको। ठीक है, अब समझते हैं सर एक्सेस डिमांड। देखो एक चीज समझना, एडी और एएस 2 चीजें होती हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां भी एडी एग्रीगेट डिमांड और एएस एग्रीगेट सप्लाई, जो हम 7 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो वह एक्सेस डिमांड होता है। ठीक है, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। जब डिमांड कम है सप्लाई से तो उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। समझना, अगर मुझे डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूं व्हेन एग्रीगेट डिमांड is more than aggregate supply, AS लिख दे रहा हूं, aggregate supply, this situation is known as excess demand। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फुल में लिख लेना।
क्या बोला सर, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ओके, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा सर, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, then the situation, THAN, situation is known as deficit demand। क्लियर है सर, बहुत क्लियर वे में समझते हैं, बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट ना बिल्कुल खोल के रख देना, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। सर बहुत प्यार से आपने एक चैप्टर शुरू किया, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों को समझना है, तो मैंने एक साइड एक्सेस डिमांड लिख दिया, एक साइड डेफिसिट डिमांड लिख दिया। एक्सेस डिमांड वर्ड से ही क्लियर है, कोई चीज ज्यादा है, क्या ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है सर। तो व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, ठीक है, व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इसी बात को अगर मुझे डेफिनेशन लिखने आ गया 1 मार्क्स में, तो मैं सीधे लिखूंगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, द सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, देन द सिचुएशन इज नोन एज डेफिसिट डिमांड। अब सर ये दोनों ही कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, अगर डिमांड कम रह जाए तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। डिमांड ज्यादा हुआ तो भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, डिमांड कम हो गया तो भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। अब सर इसको एक बारी ऐसे समझते हैं, पहले एक ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं, फिर समझते हैं ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कंट्री में डिमांड एक्सेस हो जाता है या सप्लाई डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और बिल्कुल वैलिड रीजन रहेगा, रियल लाइफ से आप रिलेट कर पाओगे। आओ पहले एक बारी ग्राफ देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में भी हमने जो डिमांड बनाया था, अगर आपको याद होगा, इनकम हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होता है सर, इनकम हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता था, एडी कैसे बनाते थे, याद होगा आपको, एडी इज इक्वल टू क्या किया था हमने, सी प्लस आई, याद है, जस्ट लास्ट चैप्टर में किया हमने, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अब देखो हमारा एडी कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन शुरू नहीं होता है सर, ठीक है। ये है हमारा एडी, AD means C plus I, AD is equal to C plus I। यार इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, AD is equal to C plus I, वो डबल C लग रहा था इसी के लिए, ठीक है। अब सर क्या हुआ, जब इकोनॉमी को फॉरकास्ट किया तो उसमें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गया, यानी एक और लाइन बना, एक्चुअली में इकोनॉमी में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहिए था डिमांड, जहां पे इनकम और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम यहां पे होना चाहिए था, डिमांड यहां पे जनरेट होनी चाहिए थी, तो इक्वल होता, मतलब AD इज इक्वल टू AS होता। लेकिन क्या हुआ, इकोनॉमी में C प्लस I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ गया, यानी क्या है सर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गया, इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब आप समझना यहां पे एक छोटी सी बात, सर डिमांड एक्सेस क्यों होता है, किसी भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा कैसे जनरेट होगी। आज अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, आप अपनी सोसाइटी की बात करो, डिमांड ज्यादा क्यों होता है, डिमांड ज्यादा होने के पीछे रीजन है कि लोगों के पास पैसे हैं, अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा डिमांड जनरेट करेंगे। बहुत प्यार से समझना सर, एक्सेस डिमांड क्यों होता है, वही चीज यहां पे रिप्रेजेंट करके भी समझाऊंगा मैं। एक्सेस डिमांड इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, पैसा है तो डिमांड जनरेट होगा। डेफिसिट डिमांड क्यों होता है, क्योंकि सर पैसा नहीं है लोगों के पास। आप समझना, कोविड का टाइम आया था, जब कोविड था, आप सब विटनेस कर चुके हो कोविड को, कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वहां पे डिमांड डेफिसिट हो गया था। आज आप लोगों को पैसा दे दो, अगर लेट्स सपोज कोई बैंक है जो कि 0 डाउन पेमेंट के साथ कार ऑफर कर रहा है कि कार ले जाओ, डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ब्याज भरते रहना, EMI बन जाएगा,
तो लोग ज्यादा से ज्यादा कार ले जाएंगे ना सर। तो डिमांड जनरेट तब ज्यादा होती है जब लोगों के जेब में पैसे हैं। आज आपके जेब में एक भी पैसा नहीं है तो आपके दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं आएगा। मैं आपके जेब में 1000 रुपए डाल दूं तो आपके दिमाग में आने लगेगा मैगडी बर्गर खा लूं, पिज्जा खा लूं, दोस्तों के साथ घूम आऊं। तो जैसे ही इंसान के जेब में पैसा आता है वो ज्यादा डिमांड जनरेट करता है। इस सिचुएशन में वही हो रहा है। एक्सेस डिमांड क्यों जनरेट हो रही है सर? क्योंकि लोगों के पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई है। देख रहे हो, C प्लस आई होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गया, इसी के लिए लोग ज्यादा, तो अब यहां पे कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी होना इतना चाहिए था डिमांड, बट हो कितना रहा है? इतना। ठीक है, हम विलिंग थे लेट सपोज 100 यूनिट किसी चीज का बनाने के लिए, लेकिन जो डिमांड आ रही है वो 150 यूनिट की आ रही है। ठीक है, डिमांड कितनी आ रही है? अगर 100 यूनिट होता तो 100 यूनिट AD इज इक्वल टू AS हो जाता, बट डिमांड क्या हो रही है? 150 यूनिट की आ रही है और सप्लाई 100 की है, इसी के लिए डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो इसी बात को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है यही है एक्सेस डिमांड। ठीक है, इस गैप को बोलते हैं। वेयर एज यहां बात करते हैं, यहां पे भी सर फिर से वही चीज बनेगा, 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। सर हमारा AD ये होना चाहिए था, AD यानी इज इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, इस बारी क्या हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, लोगों के पास पैसे कम थे, तभी तो डेफिसिट डिमांड हुआ ना सर। लोग डिमांड कब जनरेट नहीं करते हैं? जब उनके पास पैसे नहीं है। इंसान का देखो बहुत क्लियर है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड कम करोगे। ये दोनों ही प्रॉब्लम है, डिमांड ज्यादा करना भी प्रॉब्लम है, डिमांड कम करना भी प्रॉब्लम है, दोनों को इक्वल लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में, इकोनॉमी में सरकार ज्यादा पैसा छोड़ती नहीं है ताकि लोग एक्सेस डिमांड ना करें, और कम पैसा होता है तो भी प्रॉब्लम है। अगर कम पैसा है तो क्या होगा, इकोनॉमी में देखा कि सरकार ने कि लोग डिमांड जनरेट कर ही नहीं रहे। अब लोग डिमांड जनरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, तो पैसे दे दो, यानी बैंक को बोलो कि लोन ऑफर करेगा, बैंक खुल के लोन ऑफर करेगा, खुल के लोगों के पास पैसा आएगा, लोग फिर से खर्चा करने लग जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे बना दूं, ये देखो ये आ गया, ये नया AD आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लान AD। ये हो गया C प्लस आई माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट निकाल दिया गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर ही तो होता है। अगर लोगों से पैसा ले लिया जाए, इन्वेस्टमेंट निकाल ली जाए कंट्री से, तो लोगों की इनकम नहीं होगी ना। देश में पैसा डालना था तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, एक कंट्री है उसमें पैसा डालूंगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, अगर पैसा निकाल लूंगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी। सिंपल है ना सर। तो ये जो गैप है ना, पहले देखो यहां पे सप्लाई, यहां डिमांड यहां होनी चाहिए थी 100 की, बट लोग डिमांड कर कितने रहे हैं? 80 यूनिट की। मान लो मैं ये इमेजिनरी यूनिट लिख रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, और ये जो गैप था इसको बोलते थे एक्सेस डिमांड। ठीक है, आप ध्यान रखना, एक्सेस डिमांड में C प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, और वो ऊपर की तरफ है, यहां पे वो नीचे की तरफ है। यहां भी देख लो, जैसे मैंने ये नंबर्स दिखाया था आपको, वैसा वहां भी देख लो। अगर मेरे पास स्पेस हो तो देख लो, नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, बेसिकली किसी भी इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है? AD इज इक्वल टू AS होता है। पिछले चैप्टर में किया था हमने, AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए था सर, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने यानी अगर 100 का 100 होता, डिमांड भी 100, सप्लाई भी 100, तो इक्विलिब्रियम में होती इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम में होती ना। हमने किया था ना पिछले में, ADS अप्रोच के थ्रू समझा था इक्विलिब्रियम को ना। दो अप्रोच थे, कौन से? ADS और SI अप्रोच, जरूर देखना बेटा, समझ में आएगा। यहां पे क्या हुआ सर, डिमांड तो डिमांड कितना हो गया? डिमांड 80 हो गया, सप्लाई 100 है, तो आप ध्यान से देखो, सप्लाई इज मोर देन, यानी AD इज लेस देन AS हो गया, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम? डेफिसिट डिमांड। होपफुली यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, देखते हैं, आ जाओ। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, आपको अगर चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं। ठीक है, चलो
अब अगर सर हम बात करें रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड, और दूसरी तरफ है हमारे पास रीजंस ऑफ डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के रीजन क्या है? सर मैंने पहले बताया ना, एक्सेस डिमांड तब होता है, डिमांड तभी ज्यादा होगा जब लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, जब लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर बहुत ध्यान से, राइज इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अगर आप दूध ब्रेड अंडे ज़्यादा खरीदने लग गए और लोग घर वाले जो हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, जैसे कि मैं और आप, हम सब मिलके ज़्यादा सामान खरीदने लग गए हैं, तो भी डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि लोग अपने इनकम खर्चा बढ़ा रहे हैं। जब हाउस होल्ड अपना खर्चा बढ़ाती है तो क्या होता है? तब भी डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है? देखो, सबका खर्चा बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा, यहाँ राइज 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 आएगा, और वही अगर वहां करेंगे तो लो 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 हो जाएगा। ठीक है, या डिक्रीज डिक्रीज। यहां पे क्या? राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी तो कंज्यूम करती थी, अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड याद है नेशनल इनकम का, तो हाउस होल्ड ने अपना खर्चा बढ़ाया तो एक्सेस डिमांड हो गया, सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया तो एक्सेस डिमांड हो गया। ठीक है, या फिर आपने देखा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दो तो भी हो जाएगा सर। ठीक है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इनकम बढ़ेगी ना सर, बढ़ेगी ना। ठीक है, आ जाओ फिर और बात करते हैं रिडक्शन, रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर लोगों से कम टैक्स लोगे तो ज्यादा खर्चा करेगा ना। समझना एक बारी, पहले आप 100 रुपये कमाते थे, ठीक है, इसमें से 30 रुपये एज अ टैक्स पे कर देते थे। ठीक है, एज अ टैक्स पे करते थे, तो आपके पास एक्सपेंडिचर के लिए 70 रुपये ही तो बचते थे ना। आप 100 रुपये अर्न करते थे, आप अर्न कर रहे हो 100 रुपये, इसमें से 30 टैक्स लगता था, 70 रुपये एक्सपेंड कर पाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर में सरकार ने बोल दिया कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपको सिर्फ 10 रुपये टैक्स देना है। क्या हुआ? टैक्स रिड्यूस हो गया क्या सर? टैक्स रिड्यूस हो गया। टैक्स रिड्यूस होने की वजह से आपके पास खर्च करने के लिए कितने बचे? 90 रुपये बचे। तो आपने क्या किया? ज़्यादा खर्चा करोगे तो फिर एक्सेस डिमांड हो जाएगी ना सर। सिंपल है सर, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तो एक्सेस डिमांड। ठीक है, चलो होपफुली ये बात आपको समझ में आओगे, रिडक्शन इन टैक्स क्यों लिखा मैंने। ठीक है, टैक्स कम होता है तो लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज समझो, चलो आओ देखते हैं, राइज इन एक्सपोर्ट। अगर मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा यहां और वहां भी बिक रहा है, ज्यादा से ज्यादा राइज हो रहा है एक्सपोर्ट में, यानी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो यानी क्या है? डिमांड और जनरेट हो रही है। ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट राइज हो रहा है। ठीक है ना। दूसरी चीज, फॉल इन इंपोर्ट। फॉल इन इंपोर्ट, सर क्या मतलब है राइज इन एक्सपोर्ट या फॉल इन इंपोर्ट का? समझना, दिवाली में जैसे आपने वो लाइट लगाया होगा ना, वो चकमक चकमक सी लाइट्स होती है, ठीक है, जिसको हम लड़ी बोलते हैं, आपने लड़ी लगाया होगा, तो वो जो लड़ी एलईडी लाइट्स होती हैं वो क्या होती है? चाइना से आती हैं। ठीक है, अगर चाइना से एक साल ना आए, इंपोर्ट फॉल हो जाए, यानी चाइना से वो लड़ियाँ या फिर वो लाइट्स ना आए, तो हमारी कंट्री की डिमांड इंक्रीज करेगी ना, सिस्का एलईडी ज़्यादा बिकेगा। समझ रहे हो? क्योंकि चाइना से आती है और हमारी दोनों मिलकर डिमांड जनरेट करती है, तो हमारी कम, सिस्का एलईडी कम बिकती है, चाइना का सामान ज़्यादा बिकता है। अगर सर इंपोर्ट फॉल हो जाए, बाहर से जो सामान आ रहा है वो कम आए, बाहर से जो सामान आया अगर वो कम आएगा तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा ना सर। समझ पा रहे हैं आप? समझो आप, लेट्स सपोज इंडिया को कोई फ़ोन ब्रांड है माइक्रोमैक्स, ठीक है, इंडिया का ब्रांड है। अगर मानते हैं बाहर के सारे फ़ोन आने बंद हो जाएं, ठीक है,
बाहर के जो एप्पल हैं, सैमसंग है, वन प्लस है, अगर ये सारे फ़ोन्स आने बंद हो जाएं तो क्या होगा? सडनली माइक्रोमैक्स की डिमांड जनरेट हो जाएगी ना, एक्सेस डिमांड हो जाएगी ना, जिसके लिए वो रेडी भी नहीं है वो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट फॉल हो गया ना। बाहर से जो सामान आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, वन प्लस, एप्पल और सैमसंग, ये जो आ रहा था, अगर ये नहीं आएगा, इंपोर्ट फॉल कर गई तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। सर क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो सेम है। कितने पॉइंट कर लिए हमने? 1 2 3 3 3 6, काफ़ी है। ठीक है, बाकी मैं बुक से रीड करवा दूंगा। सिमिलरली इसका उल्टा कर दोगे तो डेफिसिट डिमांड में डिमांड की कमी क्यों हुई है? क्योंकि लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया है। अगर लोग पैसा खर्च करते तो डेफिसिट डिमांड नहीं होता ना सर। तो कैसे होगा? ओके, काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है हमारी, देख लो। फॉल इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड ने पैसा खर्चा ही नहीं किया। ठीक है, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने भी खर्चा नहीं किया सर। ठीक है, थर्ड, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, कंट्री में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, वो नहीं आई, रिड्यूस हो गया। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो लोगों की इनकम गिर जाएगी ना। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता तो नए बिल्डिंग बनते, नया रोड बनता, नहीं आया इन्वेस्टमेंट तो लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को नौकरी नहीं मिली, पैसे नहीं है इनके पास, पैसे नहीं है तो डिमांड कहाँ से जनरेट करेंगे? हो गया डेफिसिट डिमांड। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या है, इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस अगर इंक्रीज हो जाए, अभी समझाया था यहाँ पे, टैक्स अगर इंक्रीज, जैसे देख ही लो आप, छोड़ो, ये इनकम था, ये टैक्स था और ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम अगर आप 100 रुपये कमा रहे थे, उसमें से आप 20 रुपये टैक्स देते थे, यानी आप खर्चा 80 रुपये कर रहे थे। ठीक है, 100 में से 20 रुपये टैक्स सरकार को देते। अब टैक्स बढ़ा दिया गया है, अब आपको 100 रुपये ही आप कमाते हैं, अब आपको 40 रुपये टैक्स देना पड़ता है, तो आप 60 रुपये ही तो खर्चा कर पाओगे। पैसा कम हो गया ना बेटा, पैसा कम हो गया तो डिमांड भी तो कम होगा ना। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको रब करते हैं। चलो फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया। फिर अगला था हमारा राइज इन एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। हमारा बाहर सामान ज़्यादा बिक रहा था, डिमांड ज़्यादा जनरेट हो रही थी, यहाँ पे कम डिमांड जनरेट हुई तो क्या होगा? फॉल इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में फॉल हो गया, इंक्रीज इन इंपोर्ट। अगर चाइना का सामान ज़्यादा बिकेगा तो हमारे कंट्री में हमारा सामान कम बिकेगा ना सर, उसकी तो डेफिसिट डिमांड गिर जाएगी ना सर, समझ रहे हो? अगर चाइना का जैसे माइक्रोमैक्स क्यों बंद हो गया? क्योंकि माइक्रोमैक्स के कंपटीशन बहुत सारे थे। माइक्रोमैक्स के लिए दबाने के लिए एप्पल था, सैमसंग था, बहुत सारे ब्रांड थे। तो क्योंकि इंपोर्ट बहुत तेज़ी से हो रहा था सैमसंग का, इसका, अगर इंपोर्ट उनका होने में दिक्कत होता तो माइक्रोमैक्स आज भी बिक रहा होता। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे रीज़न हैं कि क्यों होता है एक्सेस डिमांड, क्यों होता है डेफिसिट डिमांड। मैंने टोटल आपको ये समझाया। आप फटाफट रैप अप करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट आई होप सो आपको विजिबल तो होगा। ठीक है, देखते हैं क्या करवाया मैंने। शुरू करवाया था सर एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड व्हेन डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डेफिसिट डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यही चीज डेफिनेशन है। फिर हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कर्व के थ्रू भी देखा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक्सेस डिमांड के रीजन क्या है। ध्यान रखना, डिमांड एक्सेस तभी होगा जब लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। ज़्यादा खर्चा करेंगे तभी तो डिमांड जनरेट होगी ना बेटा। तो हर चीज़ को राइज करवाना है। जबकि अगर डेफिसिट डिमांड कब है? जब लोग कम खर्चा करेंगे। तो कम खर्चा करेंगे तो डेफिसिट डिमांड हो जाएगा। तो ये सारे रीज़न हैं। तो यहाँ तक रखते हैं। अगले क्लास में हम इसको ठीक करने के बारे में भी सीखेंगे और बुक से भी रीड करेंगे। इनको एक बारी रीड कर लेंगे और फिर जैसे ये रीजंस थे कि क्यों है ये, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसके होने से कंट्री में दिक्कत क्या आती है, क्या इम्पैक्ट आता है कंट्री में। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, कंट्री में डेफिसिट डिमांड है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर इसको सही करने के लिए सरकार या आरबीआई क्या कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।